Hey, hello and welcome back future doctors and engineers. So good morning to all of you guys. और कैसे हो आप लोग यार? उम्मीद करता हूँ बड़े होंगे, मस्त होंगे। ओके ऑब्वियसली। और देखो ठंड अपनी पूरे हाई लेवल पे आ चुकी है, मतलब सर्दियाँ, बहुत सर्दियाँ, ठीक है। तो बच के रहने का, अपनी तबीयत का ख्याल रखने का, क्योंकि एग्जाम के आप धीरे धीरे पास भी आ रहे हो, तो ऑब्वियसली अपना ख्याल रखना भी जरूरी है। अपने दिमाग के साथ साथ अपनी बॉडी का, अपनी फिजिकल हेल्थ का केयर करना बहुत जरूरी है बॉस। ओके सो यार आज बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 2 की। और जो हमारी स्टार्टिंग होने वाली है, मतलब इस लेक्चर में जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ऑसम तरीके से सारे बेहतरीन कंसेप्ट मैं आपको अप्लाई करने सिखाऊंगा। सीखने के बाद उनका यूज करके आप न्यूमेरिकल कैसे क्रैक कर सकते हो, ये सब ऑसम तरीके से सिखाने वाला हूँ। ओके डोंट वरी अबाउट दैट। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। ओके जिसमें हम पढ़ते हैं जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, लाइमन, बार्मर, पाशन, है ना, ब्रैकेट, पी फंड, वो सारे के सारे उन पे डिपेंडेंट जितने भी कंसेप्ट हैं और उनका यूज कैसे कर सकते हो आप इजीली क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए, वो सारी बातें आज करने वाले हैं मस्त तरीके से। आज के सेशन में ऑसम स्टार्ट करेंगे, है ना। बट उससे पहले जैसे मैंने आपको बोला था, जो पहला लेक्चर था हमारा एटॉमिक फिजिक्स का, उसमें हम सारे थियोरेटिकल कंसेप्ट कवर कर लिए थे। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेसिक कंसेप्ट थे वो सारे कवर करे थे, बट उस पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल हम नहीं कर पाए थे उस लेक्चर में। तो पहले कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने वाला हूं स्टार्टिंग में। ओके स्टार्ट करें विद योर परमिशन। ओके सो आपकी मुस्कुराहट बता रही है हाँ यार सर पहले कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए, उसके बाद कंसेप्ट की बातें करेंगे, और जो भी कंसेप्ट सीखेंगे उस पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल भी करेंगे इस लेक्चर में आज, क्योंकि ये शानदार सुबह है बॉस, शानदार, है ना। तो और आप लोग और भी शानदार बना देते हो इसको, है कि नहीं, मस्त तरीके से, ठीक है। तो मिलके फोड़ेंगे हर चीज को, हर कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से हम सीखने वाले हैं, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं यार। और हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपने कंसेप्ट को अप्रोच करना सीखना है ना। उससे क्या होगा, और आपका माइंडसेट अपने आपको फील अच्छा होगा कि यार मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। नहीं, आपको फिर कोई रोक नहीं सकता जब आप खुद से, जो एक इनर सेंस होता है ना हमारा, वो खुद में मोटिवेटेड रहता है ना, तो मजा आ जाता है फिर यार, ठीक है। ये नहीं बोलना कि मेरे से नहीं होगा और मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, ये मत, गलती से भी मत बोलना, ठीक है। करना है आपने ही करना है, हेल्प लेके करेंगे बट करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं है, ठीक है ना। इस दुनिया में हर किसी को एक गाइड की जरूरत होती है, तो मैं हूं, कोशिश करूंगा 100% लेवल तक जाके कोशिश करूंगा, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा, आपके कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर करूंगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी बकवासें मैंने कर ली है यार, और स्टार्ट करते हैं आज का अपने मिशन। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहले बेसिक से बेहतरीन जितने भी कंसेप्ट हमने सीखे थे उन पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपको फॉर्मूले का एप्लीकेशन करना भी आ जाएगा। और आपको सबको पता है यार, नीट में, जेईई मेंस में आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल पे भी आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट आ जाते हैं, थोड़े कंसेप्चुअल आ जाते हैं। तो हर कैटेगरी क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए, जो कि यहाँ पे मैं डिस्कस भी करने वाला हूं। ओके सर, ठीक है, हम समझ गए, अब बढ़े आगे। यस कम ऑन, सो हियर वी गो, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आप जल्दी से इसको देख लो बॉस। और एक टेक्निक हमेशा, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, आपने मेरे से सीखनी है कि क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पहले पढ़ना होता है, उससे दोस्ती यारी बनानी होती है। उसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है बॉस, जो गिवन डेटा है, उसको समझना है ना। उसको एक बार आप समझ गए तो भाई मजा आ जाएगा, और आपको ये पता चल गया कि इसमें क्या कंसेप्ट है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, उड़ा डालो, फिर उसके बाद आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ओके कम ऑन, सो हियर वी गो एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। और बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा है, प्यारा सा है, क्यूट सा है। क्यूट भी होता है सर क्वेश्चन, यस, मानो तो होता है, नहीं मानो तो नहीं होता है। ओके अगर आपसे हो गया तो क्यूट है आपके लिए, नहीं हुआ तो खतरनाक है आपके लिए। ओके सो वो बोल रहा है व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा सर, एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है, यस। क्या बात कर रहे हो सर, वो तो हम उड़ा देंगे, सब पढ़ा है हमने बोहर मॉडल में, एंगुलर मोमेंटम है। ला क्या बात कर रहे हो यार। उसने बोला पहले देख तो ले क्या है आगे। उसने बोला व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स हाइड्रोजन एटम। नाम यूज किया गया बोहर्स, तो बोहर टेक्निक का यूज करेंगे ना फिर हम, जब उसने जो बोला। अदरवाइज एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए डिफरेंट हमारे पास मैकेनिक्स के रूल होते हैं, नहीं, बट बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जाएंगे, ठीक है। हुज एनर्जी इज ला, इसकी एनर्जी देती है आपको -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसकी एनर्जी इतनी है भाई। तो एंगुलर मोमेंटम बता दो भाई। बोहर्स मॉडल हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है भाई, तो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम आप लिखते थे NH/2π, क्योंकि जिस इलेक्ट्रॉन का जिस पर्टिकुलर स्टेबल ऑर्बिट में ये एंगुलर मोमेंटम होगा n टाइम्स,
इंटीजर मल्टीपल होगा, क्वांटाइज्ड होगा, वही इलेक्ट्रॉन वहां पे रिवॉल्व कर सकता है उस पर्टिकुलर स्टेबल ऑर्बिट में अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर। ये आप सबको याद होगा, मस्त तरीके से मैंने बोला था पहले लेक्चर में, रिवाइज करके आइयो, ऐसे मत आइयो है आगे बैठ गए लेक्चर देखने लगे, नहीं यार ऐसे मत करना, रिवाइज करके करना तो आपको फील आएगा, कंसेप्ट भी आपको याद होंगे, ठीक है। सो L इज इक्वल टू NH/2 पाई। अच्छा सर समझ गए हम, तो हमें चाहिए क्या, देखो भाई ये H/2 पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, प्लैंक्स कांस्टेंट ओवर 2 पाई, तो हमें तो n चाहिए, जो इंटीजर वैल्यू है n वो कितना होगा, अगर वो पता चल जाए पटक देंगे, एंगुलर मोमेंटम बोहर के अकॉर्डिंग आ जाएगा। यही तरीका है बॉस। बट उसने बोला उसकी एनर्जी भी दे रखी है, ओहो अच्छा एनर्जी भी दे रखी है, तो जिस पर्टिकुलर स्टेट में होगा उसकी टोटल एनर्जी फिक्स्ड होती है, एग्जिस्ट करती है स्टेबल ऑर्बिट में, और वो हमने पढ़ी थी कि रिवॉल्विंग जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी स्टेबल ऑर्बिट में जो रिवॉल्व कर रहा है बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग, उसकी जो टोटल एनर्जी होती है किसी nth ऑर्बिट में चांदी में रहे, और चूंकि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है तो हाइड्रोजन एटम मतलब Z1 ले लेंगे तो -13.6, और होता था ना Z²/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आता था है कि नहीं, यस। और अगर आपको पता है ना ये किस ऑर्बिट में होते हैं, किस ऑर्बिट में, नंबर ऑर्बिट का पता है तो बहुत अच्छी बात है, इससे निकालने की जरूरत भी नहीं है, बस वो स्पेक्ट्रल लाइन अभी हमने नहीं पढ़ी है तो आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो जो एनर्जी दे रखी है वो टोटल एनर्जी है, यहाँ पे पटक दो, है ना, उससे आपको ऑर्बिट का नंबर पता चल जाएगा ना कि वो इलेक्ट्रॉन किस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रह के घूम रहा होगा। ओके, तो यहां पे आप लिखेंगे -3.4 इक्वल टू -13 इंटू 6, जेड तो 1 है हाइड्रोजन के लिए, सो 1 लिख दो आप, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, n², ये n निकालना है ना तेने यहाँ से, ये हो गया कैंसल। सो आप ये देखो इसका बाई 1 करो, n² इधर लेके जाओ, उसको नीचे लेके आओ तो n² हो जाएगा 13.6 ओवर 3.4, कैंसिल करो, दिख रहा है तुम्हें 4 टाइम कैंसिल हो रहा है, 4 टाइम्स, देखो 3.4 से इसको कैंसिल करोगे तो 4 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 4 into 4 दैट इज 16, 4 into 3 दैट इज 12, दैट इज 12, और 1 इसका 16 का 1 आएगा तो 13.6, तो 4 टाइम्स हो रहा है, तो n² आपका 4 आ गया, तो n कितना आ गया चांदी मेरे, रूट में 4 तो दैट इज 2, तो n की वैल्यू 2 आ गई, मतलब वो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस की सेकंड ऑर्बिट में है, समझ गए ना बॉस, सेकंड ऑर्बिट में n की वैल्यू यार 2 आ गई, तो पटक डालो यहाँ पे, तो जो सेकंड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम होगा वो 2 होगा, h होगा अपॉन 2 पाई होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो l आ गया आपका h अपॉन 2 पाई, एंड दिस मस्ट बी योर आंसर, एंड यू जस्ट चेक आउट योर ऑप्शंस। कमाल हो गया ये तो यार, कमाल नहीं हुआ ये, बहुत बेसिक सा था ये कमाल आपको लग रहा है बट हुआ नहीं है, बट आपको बेसिक कंसेप्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन करना आना चाहिए, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, मेंस जेईई मेंस का एग्जाम जो होता है और आपका नीट एंट्रेंस जो एग्जाम होता है, वो ऐसे ऐसे टेक्निक पे ही फोकस करते हैं ज्यादातर, वो चाहते हैं कि बच्चे लोग अपना बेसिक फाउंडेशन बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके जाएं और मचा के आ जाएं। हम क्या करते हैं, बहुत धुरंधर से क्वेश्चन करके आ जाते हैं, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन कर ले, तगड़े मतलब सर मतलब बहुत हैवी मतलब बहुत लेंदी मतलब बहुत टफ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तब करें जब आपके बेसिक फंडामेंटल एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे, तो तब तक मजा आएगा ना यार, ठीक है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन फिर आप कर सकते हैं, पहले अपने एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करो बॉस, फॉलो करो, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 2, मजा आ रहा है आज की सुबह में, अरे मजा आएगा यार, हम क्वेश्चन फॉर डालेंगे, बस आपकी मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जाके खुद सॉल्व करेंगे और मस्त तरीके से जहां फंसेंगे तो मेरे को बताएंगे ना, बट खुद करना, कॉन्फिडेंस अगर आप अपना रेज करना चाहते हो खुद में, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, सेल्फ ऑल इज वेल, आमिर खान ऑल इज वेल, है ना, 3 इडियट्स, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर अपना रेज करना चाहते हो तो भाई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, अपने आप करो, रिटन प्रैक्टिस करो, दूसरे इंसान पे डिपेंडेंट मत लो, हेल्प जरूर लो, है ना, अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, ठीक है, कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए, बट खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। यू हैव टू टेक द चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ, ओके। सो दूसरे पे डिपेंडेंट हम नहीं रह सकते हैं, हाँ हम दूसरे से हेल्प लेंगे, गाइडेंस लेंगे, सब कुछ लेंगे, लेकिन खुद मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, तो फील भी होगा ना आपको जब आप एग्जाम क्रैक करके आओगे, क्या बात कर रहे हो यार, आपकी मेहनत से आपने अपने टारगेट को अचीव करा है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, कम ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर, देखते हैं ना बॉस। ओके, धुरंधर खिलाड़ियों का खिलाड़ी द अक्षय कुमार, है ना, एक जब मैं था किसमें 10th 9th में था शायद, ठीक है, तो खिलाड़ियों का खिलाड़ी करके, खिलाड़ी थी क्या, या सबसे बड़ा, ऐसे ऐसे कुछ मूवीज आया करती थी, तभी अक्षय कुमार का नाम हम खिलाड़ी के नाम से जानते हैं। तो ऑसम मूवी लगती थी मेरे को उसकी, वो भाई फाइट वाइट बढ़िया होती थी, ऐसा लगता है जैसे हॉलीवुड में नहीं होता है भाई, मस्त तरीके की फाइट होती है, आप देखते होंगे जो मस्त तरीके के फाइटर्स हैं ना, जो हॉलीवुड में एक्टर्स होते हैं ना, मजा आ जाता है। तो उस समय मजा आता था, लेकिन आजकल यार उतना मजा नहीं आता है लाइक, है ना, बट उस समय खिलाड़ियों को खिलाड़ी दमदार, बहुत दमदार फाइट होती थी, और इंटरनेशनल बहुत सारे बंदे होते थे, तो देखने में मजा आता था, जब न्यू कैरेक्टर होते थे ऑब्वियसली देखने
देखने में मजा आता है ना। आजकल मतलब ये फर्क खींच नहीं पड़ता जब हम एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, माइंड को फ्रेश करने के लिए जाते हैं। एंटरटेनमेंट का मतलब आप अपने माइंड को फ्रेश कर रहे हो, है ना। सबके अलग अलग तरीके होते हैं, ओके, माइंड फ्रेश करने के। तो छोटी छोटी ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग छोटी छोटी क्लिप्स हम देखते थे, 10 मिनट की, 20 मिनट की, 30 मिनट की मूवीज के बेहतरीन से सीन देख लिया करते थे, इससे माइंड फ्रेश हो जाता। जब हम पढ़ाई किया करते थे बैठ के, फिर थक जाते थे, बोर हो जाते थे, स्ट्रेस क्रिएट हो जाता था, तो मूवीज देख लेते थे और हंस लेते थे और बढ़िया सा कोई एक्शन सीन देखते थे, आप बहुत कॉमेडी सा सीन कोई देख लेते थे, कोई अच्छा सा, नहीं तो मजा आ जाता भाई। ये मेरा तरीका था, है ना। मेरे को नहीं पता आपका तरीका क्या है। तो एंटरटेनमेंट दिमाग फ्रेश करता है मस्त तरीके से, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, तो आज अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे और अच्छी अच्छी पढ़ाई भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। अगेन वो बात कर रहा है हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है बॉस, हाइड्रोजन एटम बॉस। अब उसने बोला है द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट ऑर्बिट। अच्छा ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है। अगर ये आपका न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो ये इसकी फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है एंड सो ऑन। तो ये पास वाली फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब n की वैल्यू 1 होगी। यस, इससे पता चल रहा है फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब n की वैल्यू 1 है और उस समय वो इलेक्ट्रॉन उस फर्स्ट ऑर्बिट में जो स्पीड है 2 × 10⁶ है। मान लिया यहां पे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसके पास जो स्पीड है v1, इसमें 2 × 10⁶ है मीटर पर सेकेंड। ओके, द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट। ओहो, किसकी थर्ड ऑर्बिट, चलो देख लेते हैं। ऑफ डबली आयनाइज्ड लिथियम, है ना, डबल आयनाइज्ड लिथियम है आपके पास बॉस, लिथियम की बात कर रहा है। तो यहां पे ये हाइड्रोजन की बात कर रहा था, अब वो लिथियम की बात कर रहा है, ठीक है। तो लिथियम का अपना होगा भी, ये उसका पॉजिटिव न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। ओके, ये 1 है, ये 2 है सर, ये 3, तो वो इसमें है कहीं पे। तो अगर वो इसमें है इलेक्ट्रॉन, यहां पे जो वेलोसिटी होगी, है ना, वो बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ द डबल आयनाइज्ड लिथियम। अच्छा सर, यहां पे लिथियम की ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अबे कर लेंगे ना यार, टेंशन मत लो। बस ये देखो जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, इस पर्टिकुलर केस में जो बोहर मॉडल की हम बात करते हैं, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी ऑर्बिटल नंबर पे कैसे डिपेंड करती है, और जेड पे, एटॉमिक नंबर पे कैसे डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ पे एटम अलग हो गया ना, ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है ना बॉस। ओके बॉस, तो हमें पता चल गया कि आपका जो लिथियम है उसकी थर्ड ऑर्बिट है ना, n = 3 है ना, थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी स्पीड बता दो भाई। और अगर हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है तो हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में हर रिलेशन देखा था कि स्पीड, रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एन पे किस तरीके से डिपेंड करती है, जेड पे किस तरीके से डिपेंड करती है। याद करो, ठीक है, याद करो बॉस, है ना। क्या याद करें सर, कम ऑन। तो जो nth ऑर्बिट में स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम के केस में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n। सिंपल, ये होता था, बिल्कुल क्लियर है। मतलब ये z की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो ऑर्बिटल नंबर होता है उसको किस ऑर्बिट में हो हमें नहीं पता भाई, हमने nth ऑर्बिट मान लिया, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, वो इसने बोला है। हाइड्रोजन के लिए 1 बोला है और लिथियम की ऑर्बिट 3 बोला है, तो हम निकाल लेंगे, बट ये रिलेशन होता था। अब बना लो, देखो सबसे पहले हाइड्रोजन एटम को आपने 1 मान लो और जो लिथियम उसको 2 मान लो, तो उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना डालो। कैसे बनाएंगे सर, v1 देखो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओवर v2, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो z1 ओवर z2 आएगा, इनटू चूंकि इसकी इनवर्सली है तो n2 ऊपर जाएगा और n1 नीचे आएगा। पटक डालो, वैल्यू पुट कर डालो, कर डालेंगे सर। v1 हाइड्रोजन के लिए स्पीड कितनी है, ये रही, बाद में पुट करेंगे। v2 निकालनी है, ठीक है। z1 कितना है सर, हाइड्रोजन को z1 माना है तो उसका z तो 1 होता है भाई, एटॉमिक नंबर। लिथियम का 3 होता है तो z2 3 इनटू n2, मतलब लिथियम वाला क्योंकि उसको 2 माना है और उसकी ऑर्बिटल नंबर दे रखा है 3। n1 हाइड्रोजन के केस में फर्स्ट ऑर्बिट में है तो दैट इज 1। क्लियर, वो 3, ये तो सर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आ गया v1 = v2 = 1, मतलब v2 उतना ही है जितना v1 है, दैट इज 2 × 10⁶। देखो मीटर पर सेकंड, मतलब ये पता क्या बोल रहा है कि अगर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो लिथियम वाला जो एटम है उसकी थर्ड ऑर्बिट में वेलोसिटी वही होगी जो हाइड्रोजन एटम में उस इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट में है। दिस इज द सेम वेलोसिटी एंड दिस इज योर आंसर। एक्चुअली ये तो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशनशिप कि किसी भी ऑर्बिट में जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वो उसके ऑर्बिटल नंबर और जेड पे कैसे डिपेंड कर रही है ना। मजा आ रहा है कि नहीं? हर एप्लीकेशन आपको करना सिखाऊंगा, जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े थे, सीखे थे, वो सब अप्लाई हो जाएंगे इन क्वेश्चंस के थ्रू।
है ना। एक बार और लेक्चर को देख लेना, फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से जाके मस्त तरीके से रिवाइज करना, फिर ये क्वेश्चन फिर से करना, फिर जितने भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन अभी तक आ रखे हैं बहुत क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और बढ़िया तरीका आपको बताता हूं, नीट के प्रीवियस, एम्स के प्रीवियस, जेईई मेंस के प्रीवियस, ये सबको करने हैं, है ना। और मेंस वाले जो बच्चे हैं उनको जेईई मेंस के प्रीवियस और आईआईटी जेईई के प्रीवियस बहुत क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वो सब करने हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। ओके, सो मजा आ जाएगा। जो नीट वाले बच्चे हैं, एम्स, नीट और जेईई मेंस ये सब करने हैं। और अगर आपको और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस बूस्टअप करना है, जो आईआईटी जेईई के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, जो बहुत लेंथी नहीं है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्चुअल है, वो भी करने हैं। तो देखो फिर आप कैसे स्पीड पकड़ दो अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, यार मजा आ जाएगा बॉस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, जल्दी से उसको देख लेंगे, डरने का नहीं, आराम से पढ़ लेने का पहले, क्वेश्चन में गिवन डेटा को लिख लेने का पहले। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दिया करो फटाफट, और ये टेक्निक ना बिल्ड करो अपने अंदर कि जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ते पढ़ते समझना है। जो उसमें गिवन डेटा है उसको जल्दी से लिखना है, टाइम भी बचाना और क्वेश्चन को समझना भी है। फिर अप्लाई करते हैं अपने सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, देन वी कैन क्रैक द प्रॉब्लम इन वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। ओके, सो व्हाट इज दैट सर? देखो क्वेश्चन में बोला गया है, मैं भी पढ़ लेता हूं ना यार, मेरे को पढ़ना पड़ेगा ना आपको समझाने के वास्ते। ठीक है, तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। यार क्या बात कर रहे हो सर, हाइड्रोजन एटम की बात की जा रही है सर, बढ़िया है सर। ओके, सो कोई टेंशन ही नहीं है सर। ओके, उसने बोला एटम्स मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ स्टेट n1 टू n2। ओके, तो बोल रहा है कि वो एक ट्रांजिशन कर रहा है n1 से n2 तक जाने में, एक ट्रांजिशन वहां पे हो रहा है ना। जो आपका इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में है, तो H जो Z है वो 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, वेयर n1 and n2 आर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स ऑफ द टू एनर्जी स्टेट्स। हाँ, अच्छी बात है। ठीक है, एंड आगे क्या है, एज्यूम बोहर्स मॉडल टू बी वैलिड। बोहर मॉडल की बात कर रहा है, बहुत बढ़िया है सर। उसने बोला द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट इज 8 टाइम्स दैट इन द फाइनल स्टेट। यार ओके यार, इस वाली स्टेट में इनिशियल स्टेट है एंड दिस इज योर फाइनल स्टेट, यहां से जा रहा है यहां पे जा रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है ना, इससे कूद के इसमें जा रहा है। ला क्या बात कर रहा है। तो इसमें जो टाइम पीरियड है लेट्स से t1 है, इसमें जो टाइम पीरियड है लेट्स से t2 है। तो पता है क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट इज 8 टाइम्स। मतलब ये जो t1 है 8 टाइम्स ग्रेटर है t2 से। यहां पे पहली स्टेट में है ना n1 में जब वो रिवॉल्व कर रहा होगा, उसका जो टाइम है सेकंड स्टेट में जाके जब वो रिवॉल्व कर रहा होगा उसके टाइम का 8 टाइम्स है, मतलब ज्यादा है। समझ गए? ओके सर। अब वो बोल रहा है what are the possible values of n1 and n2? important question, the type of question। तो बोल रहा है कि n1 और n2 की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, मतलब इनका ऑर्बिटल नंबर पॉसिबली क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ, किस किस ऑर्बिट में वो एग्जिस्ट कर सकते हैं इस सिचुएशन में। समझ गया? पॉसिबल वैल्यूज मतलब एक से ज्यादा हो सकती है। मतलब ये सपोज करो 2 में है, ये 4 में है ना, एक तो ये हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट में, फोर्थ में है। फिर और भी हो सकता है कि भाई अगर ये 2 और सेकंड फोर्थ ऑप्शन में ही नहीं हुआ तो फिर हम क्या टिक करके आएंगे, फिर वहां पे हम क्या करके आएंगे। ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n1 एंड n2 वी हैव टू कैलकुलेट सिंपली। अब यार देखो सीधी सी बात है, टेंशन मत लो, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, अच्छी बात है सर, ठीक है, बढ़िया है। तो हम इसको किस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, तो भाई इसको डिस्कस, हाइड्रोजन एटम जेड तो हो गया आपका 1, तो कोई टेंशन ही नहीं है, जेड क्या हो गया आपका 1 हो गया, और उसी के अकॉर्डिंग आप चीजों को बना सकते हैं। कैसे सर? देखो मैंने आपको कल बताया था कि जो टाइम होता है किसी भी nth ऑर्बिट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n³/z²। चेक करें इस रिलेशन को, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट है। तो z तो चूंकि 1 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, तो z तो आपका 1 ही हो गया। तो टाइम पीरियड किसी भी nth ऑर्बिट में वो n³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बात खत्म है जी। और वो 2 स्टेट की बात कर रहा है, n1 और n2। तो जब n1 पे हम टाइम निकालेंगे, देखो t1 ले लेंगे और डिवाइड में t2 ले लेंगे, और n1 तो n1 है सर, n2 तो n2 है सर, इसका क्यूब है सर, क्या बात कर रहे हो सर। अब t1 इसकी वैल्यू दे रखी है सर 8 टाइम्स ऑफ t2 एंड दिस इज t2, दिस इज n1 ओवर n2 की पावर 3, ये कैंसल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो n1 ओवर n2 की होल पावर 3, और 8 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 8 ही तो होता है। तो हमने क्या किया, 3 हटाने के लिए हमने कर लिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 3 यहां से हट जाएगा, तो यहां केवल बचेगा n1 ओवर n2 इक्वल टू 2। ला, तो यहां से n1 आ गया, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ n2। ये रिलेशन आ गया n1 में, यानी n1 जो भी ऑर्बिट है और n2 जो भी ऑर्बिट है, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन मैन। बट वी हैव टू कैलकुलेट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n1 एंड n2। वो क्या हो सकती है सर, कैसे बताएंगे सर, है ना।
सो देखो, चेक करें, ऑप्शंस पे ध्यान दें और बढ़िया तरीके से आप बता सकते हैं N1 की किस किस वैल्यू पे ये वैलिडिटी है। बस रिलेशनशिप एग्जिस्ट करनी चाहिए कि N1 हमेशा 2 टाइम्स होगा N2 से, समझ गए? N1 हमेशा 2 टाइम्स होना चाहिए N2 से। तो किस तरीके से आप बता सकते हो? ओके, आप खुद देखो यार, बहुत क्लियरली आप देख सकते हो। अगर N2 की वैल्यू मैं यहां 1 पुट करूं, इफ N2 इक्वल टू 1, तो देखो 2 इंटू 1, N1 हमेशा 2 आएगा। मतलब अगर ऑप्शन में ही है तो आप टिक कर सकते हैं। कैसे सर? देखो देखो देख लो, N2 जो है मतलब जिसमें उसने ट्रांजिशन करके जिस स्टेट में वो गया है N2 में, उसका ऑर्बिटल नंबर है फर्स्ट, है ना, 1, फर्स्ट ऑर्बिट में होगा वो, मतलब सेकंड से आया होगा, फर्स्ट में आया होगा, है, मजा आ गया। तो फर्स्ट में देखो, फर्स्ट से N1 से गया N2 में, N1 से गया N2, तो N2 जो है वो सेकंड ऑर्बिट रही होगी और N1 जो है सेकंड ऑर्बिट रही होगी और जो N2 है वो फर्स्ट ऑर्बिट रही होगी। मतलब वो सेकंड में था यहाँ पे, है ना, N1 की वैल्यू 2 और N2 की वैल्यू 1, तो वो यहां से यहां पे आया है। ठीक है, समझ गया आप? इस वाली से इसमें आया है। अच्छा सर, अगर ये ऑप्शन में नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो देखो, अगर आपने N2 की वैल्यू ली है दोस्तों 2, तो 2 to 4, तो N1 हो जाएगा आपका 4, तो तब ये होगा। क्या बात कर रहे हो? तो अगर N2 आपने लिया, क्योंकि भाई N की जो वैल्यू होती है वो इंटीजर हो सकती है, तो 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, इस तरीके से, समझ गए आप? और जो N1 है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये हमेशा N2 से 2 टाइम्स होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे N2 अगर 2 लिया है तो N1 4 है, मतलब इससे डबल ही है, तो ये पॉसिबल वैल्यूज होंगी। मतलब वो इनिशियली 4th ऑर्बिट में होगा और सेकंड में जंप करके चला गया, या तो ये आंसर होगा। अच्छा सर, अगर ये भी नहीं हुआ तो N2 की वैल्यू आप 3 ले लो, 3 इंटू 2, N1 हो जाएगा आपका 6। तो देखो वो 6th ऑर्बिट में होगा और जंप करके थर्ड में गया होगा, तो ये होगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप मैक्सिमम जितनी भी इसकी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, वैल्यूज पुट करते जाएंगे आप, और आपको पॉसिबल वैल्यूज मिलती जाएगी, और इन्हीं में से कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन आपको मिल जाएगा। नॉर्मली ये ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि उसको पता है पॉसिबल वैल्यू की बात कर रहा है, तो या तो ये देगा या दे देगा, या इससे आगे वाली भी दे सकता है। आप इस तरीके से इंटीजर फॉर्म में वैल्यूज पुट अप करते जाएंगे और आपको आंसर मिलते जाएंगे बॉस। ठीक है, समझ गए होंगे ना लॉजिक क्या है क्वेश्चन के बिहाइंड। अब एक न्यूमेरिकल और करते हैं, उसके बाद कंसेप्ट सीखेंगे, पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल करेंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, मजा आ जाएगा। ठीक है, ओके बॉस, तो एक शानदार सा जबरदस्त शानदार जिंदाबाद डायलॉग तो सुना होगा ना? ठीक है, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, शायद इसी तरीके से था, उल्टा पुल्टा मैंने बोल दिया होगा क्योंकि मेरे को एक्यूरेटली याद नहीं है बॉस। ठीक है, अरे मतलब क्या है सर ये? मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेशनल ये डायलॉग था। मांझी थी ना, हाँ, दशरथ मांझी करके मूवी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है जी। तो बहुत ज्यादा मोटिवेशनल बंदे ने पहाड़ ही तोड़ डाला था, पूरी लाइफ में अपना रास्ता बना डाला। ठीक है, तो जबरदस्त शानदार और जिंदाबाद वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बेहतरीन तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा, हर तरीके के कॉन्सेप्ट आपको यूज करने पड़ेंगे। और एक बेहतरीन चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, जी मींस के एग्जाम में ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है, बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस कैटेगरी का क्वेश्चन ऑलरेडी इस कैटेगरी पे, इस कंसेप्ट पे डिपेंडेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो नीट वालों, तुम्हारे एग्जाम में अभी इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं है, बट आ सकता है, तो आपको अप्रोच सीखना है, वैसे रेयर चांस है, बट सीख लो। कंसेप्ट सीखना बहुत अच्छी बात होती है, तो मेंस के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कम ऑन, सो हियर वी गो। क्वेश्चन आप जल्दी से देख लो, उसकी शक्ल देख के आपको पता चल जाएगा, यस सर इसमें तो कुछ डिफरेंट होने वाला है भाई। उसने बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है, उसने बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय V इक्वल टू V नॉट ln ऑफ R बाई R नॉट, यानी V आपको दे रखा है V नॉट ln ऑफ R बाई R नॉट। ठीक है जी, तो उसने बोला वेयर R नॉट इज ए कांस्टेंट, मतलब ये जो R नॉट कुछ भी है, R नॉट ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये जो पोटेंशियल है ये R के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा, डिस्टेंस है कोई, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा। एज्यूमिंग बोहर्स मॉडल टू बी एप्लीकेबल, बोहर मॉडल के अंडर हम काम करने वाले हैं। ठीक है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर Rn, मतलब nth ऑर्बिट में जो भी रेडियस होगी, है ना, उसका एक्सप्रेशन बताना है, किस पे, n पे वो कैसे डिपेंड कर रही है ना, ऑर्बिटल नंबर पे वो कैसे डिपेंड कर रही है, उसकी डिपेंडेंसी हमने बतानी है। पावर 1 है या 2 है या 3 है या कुछ भी हो सकती है भाई, है जी, किस तरीके से डिपेंड कर रही है। पावर 1/2 भी हो सकती है, या मतलब वो पॉसिबल है नहीं है वो अलग बात है, बट वो रिलेशन बना के आपको दे देगा। n बीइंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n यहाँ पे आपका प्रिंसिपल क्वांटम ओके नंबर है, मतलब वो आपकी ऑर्बिटल नंबर है, समझ गए लॉजिक। तो पोटेंशियल ये दे रखा है, V नॉट उसकी कुछ मैक्स वैल्यू हो सकती है, ln मतलब उसका नेचुरल लॉग फंक्शन है, आपको पता है ln को आप लिख सकते हो log ऑफ बेस e, नेचुरल लॉग फंक्शन है ये, समझ गए लॉजिक। ठीक है सर, अब क्या करें हमें दोस्तों, कहीं ना कहीं बोहर मॉडल का एप्लीकेशन यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे देखो दिमाग आपको खुद ही लगाने पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट के
पढ़ने के बाद, उनको सीखने के बाद आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, टेक्निक बनानी पड़ेगी इस क्वेश्चन को कैसे करेक्ट करूं। तो मेरे को कहीं ना कहीं जाना है, केवल ये इंफॉर्मेशन गिवन है, उसमें आर है और nth ऑर्बिट की जो रेडियस होगी वो n पे कैसे डिपेंड कर रही है, वो रिलेशन बनाना है। ऑप्शंस आप देख ही लिए होंगे आपने, ठीक है ना, वो आप देख के आप पता लगा सकते हैं। तो क्या है तरीका सर? देखो भाई, एक तरीका है अगर आप रेडियस तक पहुंचना चाहते हो, है ना, बोहर मॉडल की एप्लीकेशन आप यहाँ पे कर रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल एल मॉडल ओके, एल इज इक्वल टू आपके पास होता है mvr। हाँ बिल्कुल है सर, ये होता था। तो हमें कहीं ना कहीं एल को देखना पड़ेगा और इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि m है, v भी है, वेलोसिटी भी है और रेडियस भी है। तो यहाँ पे v को निकालना पड़ेगा क्योंकि रेडियस के टर्म्स में तो हमने निकालना ही है, रेडियस तो हमें फाइंड ही करनी है। और l आपके पास होता है nh/2π एंड दिस इज mvr। तो हमें n भी चाहिए और रेडियस भी चाहिए, तो ये कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, और v जो है आपका, है ना, एक तरीके से, है ना, v की अगर मैं बात करूं, ये मेरे को कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। अगर v मिल जाए, v यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा तो r का रिलेशन n के साथ में बता सकता हूं। अब क्या करूं उसके लिए उसने पोटेंशियल अप्लाई करा है, और पोटेंशियल अप्लाई किया तो वो उसको एक्सलरेट करेगा, है ना, हमें तो घुमाना है ना उसको। अगर वो घूमेगा तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा, ये आपने सोचना है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई करा है टू एक्सलरेट द चार्ज पार्टिकल। क्लियर है ना। जो इलेक्ट्रॉन है भाई, प्रोटॉन मतलब उसके सेंटर पे, उसके न्यूक्लियस पे जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन उसमें एक्सलरेट करेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया। और पोटेंशियल अप्लाई करेगा तो एक्सलरेट करेगा तो सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, सर्कुलर पाथ पे अगर घूम रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वही टेक्निक आपको लगानी है यहाँ पे, यानी फोर्स वाली टेक्निक आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी, है जी। तो क्या से करेंगे सर, कैसे? तो हमें पता है हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। अब ये फोर्स कहां से लेके आऊं? देखो दोस्तों, जब भी कभी अप्लाइड पोटेंशियल गिवन होगा, याद करो एक रिलेशन से, F = -du/dr, यानी नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है जी। तो फोर्स इक्वल टू होता है -du/dr, जहां पे ये पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिल जाए तो मैं उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा आर के रिस्पेक्ट में, तो फोर्स हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा और मैं रिलेशन बना सकता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से, इजीली। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी आपने निकालनी, याद करो पोटेंशियल क्या होता था, पोटेंशियल होता था वर्क ओवर चार्ज, और ये जो वर्क है यही स्टोर होता था आपकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल सकते हो यहाँ से Q × V, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी U, उसको आप लिख सकते हो दोस्तों Q मतलब E, चार्ज इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव में लेना है आपने, एंड V उसका पोटेंशियल वो गिवन है, आप देख सकते हो V0 ln/r/r0, ठीक है। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, ठीक है, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो फोर्स निकालना है सर, बिल्कुल देखो F = -d/dr, डिफरेंशिएशन कर रहा है r के रिस्पेक्ट में। U की वैल्यू क्या दी है सर, eV0 ln, ठीक है, ये दी है, एंड r/r0, तो r के रिस्पेक्ट में करेंगे हम, क्योंकि r0 कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बाहर आएगा। तो जब इसको बाहर लेंगे तो आ जाएगा eV0, अंदर केवल बचेगा ln/r/r0। यस मैन। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा बॉस। तो कैसे करेंगे बॉस इसको डिफरेंशिएट? तो d/dr केवल होगा, यहां पे लिखेंगे d/dr, केवल इसका करना है, इसका। और याद रखो, देखो कहां पे बताऊं, यहां पे बताता हूं, d/dx अगर कहीं पे लिखा है ln(x) तो डिफरेंशिएशन होता है 1/x, समझ गया आप? ln यानी नेचुरल लॉग के साथ जो भी होगा, अगर उसकी पावर 1 है और उसके साथ मल्टीप्लाई में भी कुछ नहीं है, 1 है, तो 1/x होगा। अगर उसके साथ मल्टीप्लाई में या डिवाइड में कुछ है तो उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे फिर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो यहां पे आपने देखा r/r0 है, ये कांस्टेंट है, ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा कि अगर आपने ln(x/2) लिया, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x/2, ठीक है। और x की पावर 1 है, इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी 1 होगा, तो यहाँ पे 1/2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ln फंक्शन का करेंगे, जब ln फंक्शन का करते हैं तो जो उसकी जो वैल्यू है वो 1/, में लिख देते हैं एज इट इज, इनटू डिफरेंशिएशन करेंगे, ln का हो गया अंदर वाले का x/2 का, तो x का हो जाएगा 1, बचेगा 2, ऐसे करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। तो देखो -eV0 में एज इट इज लिखूंगा और डिफरेंशिएशन करूंगा लॉग का, नेचुरल लॉग का, तो यह आ जाएगा 1/r/r0 इनटू, अब r/r0 का करेंगे तो r का हो जाएगा 1, तो बचेगा 1/r0, r0 से r0 कैंसिल, ठीक है। तो यहां पे जो फोर्स आ रहा है आपके पास कहीं ना कहीं -eV0, और नीचे बच रहा है केवल r। दिस इज योर फोर्स, दिस इज योर रिक्वायर्ड फोर्स, एंड दिस फोर्स विल एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यू हैव टू रिप्लेस दिस वैल्यू हियर,
ठीक है। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे रिप्लेस करेंगे और अपना मचा डालेंगे। तो भाई देखो थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, मैं इधर लिखूंगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। ओके बॉस, तो ये जो फोर्स आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, बट वी हैव टू टेक द पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स है एक तरीके से, सेंटीमीटर का काम कर रहा है, तो आपने पॉजिटिव लेना है, साइन नहीं लेना। फिर तो यहाँ फोर्स लिखो, इसकी जगह ये वैल्यू लिख दो। तो ई वी नॉट बाई आर, और इधर आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर, आर से आर कैंसिल, तो जो वी आ रहा है यहां से निकल के वो आ रहा है ई वी नॉट बाई एम अंडर रूट में, और ये वी एन से इंडिपेंडेंट है, देखो इसमें एन है ही नहीं, तो वी एन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो जब आप यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, देखो यहां पे m इंटू वी की जगह लिखेंगे ई वी नॉट बाई एम इंटू आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। तो बहुत क्लियरली आप देख सकते हो सारी वैल्यू कांस्टेंट हो गई एक तरीके से, ये भी कांस्टेंट, तो r बचा और n बचा, तो r जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n के हो गया डायरेक्ट, यानी r इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में n की पावर 1 पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। अब आप अपने ऑप्शन चेक करो, उड़ा डालो, पर देखो कंसेप्ट देखो ना यार, सारे कंसेप्ट का बेहतरीन तरीके से यूज किया, मैथमेटिकली यूज किया उसने। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको सारे कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, आपकी कैलकुलेशन, आपका दिमाग क्रिएटिव होना चाहिए, उसको आपको बनाना पड़ेगा क्रिएटिव, ठीक है। उस तरीके से आपने सोचना पड़ेगा जैसे एग्जामिनर आपसे सोचने की कोशिश, इसलिए जेईई मेंस में ज्यादा आते हैं, नीट में कम ही आते हैं इस टाइप क्वेश्चन, क्योंकि मैथमेटिक्स भी अच्छे से यूज किए जा रही है और मल्टीपल तरीके से कॉन्सेप्ट भी यूज हो गए, एंगुलर मोमेंटम यूज हो गया, फिर ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया, ठीक है, फिर हमने इसको डिफरेंशिएट भी करा। तो ये सारी चीजें आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, रिलेट करनी आनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे आपके फर्स्ट लेक्चर से रिगार्डिंग कुछ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जिनका यूज करके आपने सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेहतरीन तरीके से क्रिएट कर सकते हो। अब की कहानी क्या है सर, अब हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसमें हम सारी सीरीज के डिस्कशन करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उनका बेसिक आइडिया आपको लग जाए, क्योंकि उसमें आप फंसोगे ही नहीं, क्योंकि आपके बेसिक फंडा बिल्कुल क्लियर है, फॉर्मूला आपका क्लियर है, बोहर मॉडल आपका बिल्कुल क्लियर है। तो अब आपको कुछ टेंशन नहीं लेनी, फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन पुटअप करने हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो यूज होते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, उनका ख्याल रखना होगा। उसके बाद तो फोड़ डालेंगे, उड़ा डालेंगे, ठीक है। चले आगे, कर लिए हमने क्वेश्चंस, मजा आ गया? यस सर, ओके बॉस। तो अब बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, जिसमें सारी सीरीज की डिस्कशन हम यहाँ पे मस्त तरीके से करने वाले हैं। ये कंसेप्ट भी सीख लेना और अब मजा आएगा आपको, मतलब आप फंसोगे ही नहीं, आपको बेसिक फंडामेंटल अब बिल्कुल क्लियर है बॉस, क्लियर है, ठीक है। जैसे हम अगर कोई मूवी देखने जा रहे हैं, कोई सीरीज आप देख रहे हो, शुरू की 5-6 मिनट आपसे छूट जाए तो आपको समझ में ही नहीं आती है, जो उसका मेन लॉजिक होता है, मेन कंसेप्ट होता है, अगर उसमें होता है तो, ठीक है, तो वो समझ में नहीं आता है। तो ऐसा हमारे साथ तो नहीं है अभी फिलहाल। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो फिर आपके साथ होने वाला है, तो उसको बेहतरीन तरीके से पहले देख लेना, और उसके जो कंसेप्ट है, क्योंकि उन्हीं का बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है, उन्हीं से हम सीरीज ये बनाने वाले हैं, तो बेसिक कंसेप्ट आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, जिसमें सीरीज वगैरह। तो जो जॉन बार्मर थे आपके, एक स्विस टीचर था बंदा, जिसने एक फॉर्मूला बनाया था। जब उन्होंने बोला, मतलब हमें पता है अपने जो आपका थर्ड पोस्टुलेट था बोहर साहब का, उन्होंने क्या बोला था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी हायर एनर्जी लेवल से, मान लिया E2 से E1 में आ रहा है, ये हायर एनर्जी, लोअर, यहां से ट्रांजिशन करता है और इसमें आता है, तो ये कुछ एनर्जी रिलीज करता है, और वो एनर्जी जो होती है फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू या hc बाई लैम्डा। तो उनकी जो वेवलेंथ है वो हमें कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। तो वो वेवलेंथ हमें निकालनी है, और उस वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है वो हमने लिखा था 1 बाई लैम्डा r z स्क्वायर ओवर 1 बाई n स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो n1 है ये उस ऑर्बिट का नंबर लेंगे जहां पे वो आता है, जैसे यहाँ पे आ रहा है, और ये वो है जहां से वो आ रहा है, ठीक है। तो जहां पर आता है जंप करके, और जहां से आ रहा है ना, सपोज करो 2 से आ रहा है 1 में, तो ये 2 लेंगे, ये 1 लेंगे, समझ गए लॉजिक। तो इस तरीके से अब इसी के बारे में डिस्कशन करी थी, n1 n2 ये है क्या यहाँ पे, ठीक है। तो जॉन बार्मर ने सबसे पहले एक बार्मर सीरीज बनाई, मतलब उनका जो बार्मर फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है वो फॉर्मूला बनाया। फिर स्पेक्ट्रम जब वो हमने बनाया, सारे स्पेक्ट्रम हमने देखे कि वो कहाँ से आ सकता है और कहाँ पर आ सकता है, किस स्टेट से किस में। ये तो श्योर है कि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में ही ट्रांजिशन वो करेगा। उसी के बिहाफ पे जो बार्मर फॉर्मूला था, उन्होंने क्या बनाया, जो थे आपके जॉन साहब है जी, इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने फॉर्मूला दिया 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, 1 बाई n1 की वैल्यू इन्होंने 2 ली, माइनस 1 n2 इन्होंने n2 रखा, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज किया जाता है जॉन बार्मर के लिए। मतलब इससे क्लियर हो रहा है कि अगर वो सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है तो वो कहीं से भी आ सकता है, सेकंड के बाद, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, यानी n2 देखो हायर स्टेट क्या होगी, 2 से ज्यादा ही होगी, 3 से, 4 से, 5 से एंड सो ऑन, है ना। इसी के बिहाफ पे सारे सीरीज के फॉर्मूले बनाए गए थे, बात खत्म।
अब वो क्या थे, कैसे बनाएंगे, वो सब सीखेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो ये बार्मर साहब ने ये बनाया, तो इसी के व्याप पे उन्होंने बना दिया। तो फिर लाइमन सीरीज क्या बनेगी, तो ये जॉन बार्मर का फॉर्मूला था, यानी फॉर, इसी को बोलते हैं बार्मर सीरीज। ओके बॉस, यस बॉस। तो दूसरा बना आपका लाइमन, ठीक है, लाइमन। तो लाइमन के लिए, इसके लिए कैसे यूज करोगे आप, तो देखो लाइमन का मतलब जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में आए, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो n1 की वैल्यू 1 है, तो फर्स्ट में अगर आ रहा है तो भाई सेकंड से आ सकता है, n2 आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है ना, इन्फिनिटी तक तो जा सकता है ना बॉस, है ना, वहां से आ सकता है। तो ये लाइमन सीरीज बनती है जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, ग्राउंड स्टेट में आता है, अपनी बात खत्म, ऐसे समझना बस आप, ठीक है। ओके सर, तो लाइमन इसी के बिहाफ पे आपने बना दिया कि यहाँ पे अगर 2 लिया आपने n1, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे n1 अगर आपने यहाँ पे 2 लिया है तो लाइमन सीरीज तब बनेगी जब n1 आपका 1 हो गया, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, समझ गए। तो लाइमन बार्मर। ओके बॉस, तो अब नेक्स्ट सीरीज क्या बनी, दैट इज द पास्शियन। तो ये देखो यार, सबको याद हो गया, आप सबने पढ़ा है, देखो फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिर भी हम याद कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम अप्लाई करना सीखेंगे। अभी मैं नाम बता रहा हूं, उसके बाद स्पेक्ट्रम बनाएंगे हम मस्त तरीके से, और उसका अच्छे से ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्वेश्चंस में हम कभी ना फंसे, किसी भी तरीके की लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं हम नहीं फंसेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आता है, ये बात ध्यान में रखना। पास्शियन का मतलब हुआ, देखो भाई, बार्मर तब बनी जब सेकंड में आया, लाइमन तब बनी जब फर्स्ट में आया, तो पास्शियन कब बनेगी बॉस, जब वो कहीं से भी आएगा लेकिन थर्ड ऑर्बिट में आके गिरेगा, यानी n1 आपका 3 और n2 इससे ज्यादा ही होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। तो ये आपकी पास्शियन सीरीज बन गई, ठीक है। फिर आपकी बनेगी ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट सीरीज बन जाएगी आपकी। तो देखो भाई, अगर ये 3 में आके गिर रहा है तो ब्रैकेट के लिए उसको 4 में आके गिरना पड़ेगा, तो 4 से ऊपर से आएगा, हायर स्टेट से आएगा, तो 5 से आएगा, 6 से आएगा, 7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ओके बॉस, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, बस आप ऐसे ध्यान रखेंगे, नाम याद रखो यार, फिर तो टेंशन नहीं, मैं और अच्छे तरीके से आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर लास्ट में क्या है सर, पी, आपको नाम, इसको पी फंड कहते हैं हम, ठीक है। तो ये ब्रैकेट सीरीज थी आपके पास, तो पी फंड में क्या है, अगर ब्रैकेट सीरीज वो बना रहा है 4th में आके, तो इससे ऊपर की कौन सी है, 5th है, तो वो n1 5th में आएगा, और n2 से ऊपर ही होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, या इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। ये सारी सीरीज की हम बात करते हैं, बात खत्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आपकी यहाँ से रेडिएशन इमिट हो रही है, जब वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है, भाई यहाँ पे आके गिर रहा है, तो उसकी वेवलेंथ ये है। बार्मर, जॉन बार्मर ने अपना फॉर्मूला ये दिया था, उसी के बिहाफ पे सारी सीरीज बना दी गई थी मस्त तरीके से। अब इसका स्पेक्ट्रम हमने तैयार करना है, तो सीरीज के नाम आपको पता चल गए, पहले से पता होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं, बट अभी पता चल गए। एक चीज याद रखना, n1 क्या लोगे, जहां पर आएगा, ठीक है, ये याद रखना है। कैसे आएगा मतलब सर, जंप करके आएगा, ट्रांजिशन करके आएगा, और n2 जहां से आएगा, है ना, जहां से आएगा। जैसे कैसे सर, सपोज करो एक बिल्डिंग है आपके पास, एक बिल्डिंग है, और ये है ग्राउंड फ्लोर पे या कहीं पे भी, सेकंड फ्लोर पे मेरा घर है, मेरा घर, और यहां पे टॉप पे बिल्कुल उसका घर है, उसका घर, ठीक है। तो आप अपने घर से, आप मेरे से ऊपर हो और मेरे घर पे आ रहे हो, ठीक है, बिल्कुल वैसे। तो मेरे घर आ रहे हो इसलिए n1, और अपने घर से आ रहे हो, जहां से आ रहे हो उसको लेंगे n2, ऐसे याद रखो ना यार, है जी, सिंपल है। तो जहां से आ रहे हो n2 लेंगे, जहां पर आ रहे हो n1 लेंगे। n1 अब कहीं भी हो सकता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, या ग्राउंड, कुछ भी हो सकता है। और जहां से आ रहे हो, अगर आप थर्ड फ्लोर पे आ रहे हो तो ऑब्वियसली 4 या 5th से आओगे, उससे हायर स्टेट से आओगे, है जी, नीचे से तो आओगे नहीं, वो एब्जॉर्प्शन का केस हो जाएगा। ट्रांजिशन करना है तो हायर स्टेट से ही आना होता है। तो कूल, मस्त तरीके से मैंने आपको रिमाइंड कराया, जस्ट ये पढ़ाया नहीं है, रिमाइंड कराया, क्योंकि आप जानते हो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं उसको। अब दोस्तों, इसका स्पेक्ट्रम क्या था, उसके जो टेक्निकल टर्म्स है ना, जब वो एक हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है, तो कौन कौन से टेक्निकल टर्म्स है जो हमें याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूला तो हमेशा हमें याद होता है, फिर उनका यूज करके हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और किस किस टाइप के कैटेगरी क्वेश्चन आते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं, ठीक है बॉस। तो ये इस स्पेक्ट्रम को जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके सारे टेक्निकल टर्म्स क्या है उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। इन्हीं पे फोकस करना है, इन्हीं को ध्यान से समझना है, इन्हीं को ध्यान से सीखना है, राइट डाउन करना है, इन्हीं का एप्लीकेशन करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल इसके बिना नहीं होंगे आपसे, ठीक है। फॉर्मूला याद रहेगा तो भी नहीं होंगे, अगर आपको इसमें यूज होने वाले टेक्निकल टर्म्स आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से समझते रहिए बॉस। कैसे सर, देखो ध्यान से। तो ये सबसे पहले जो नीचे वाली स्टेट है ना, अनएक्साइटेड एक तरीके से, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट का जो नंबर होता है दैट इज 1, क्लियर है। उससे ऊपर की जो भी स्टेट होती है दैट इज n2,
यानी ग्राउंड स्टेट ये N2 है, इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कह सकते हो, क्योंकि अगर वो ग्राउंड में आता है तो डी एक्साइटेड स्टेट है उसकी, है ना, वहां से तो वो एकदम एकदम खत्म है मामला उसका, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में पड़ा हुआ है उसकी, ठीक है। तो आप देख सकते हो नेगेटिव में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की उसके पास एनर्जी होती है, ठीक है, मिनिमम, ठीक है। तो मोर इन नेगेटिव, है ना, दिस इज मोर इन नेगेटिव, ऐसे समझना, ठीक है। और ये है इसकी थर्ड स्टेट N3, N4 एंड दिस इज N5 एंड दिस इज N6 एंड सो ऑन, लास्ट की स्टेट उसकी इन्फिनिटी होगी, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब आयनाइज्ड हो जाएगा, वो इन्फिनिटी में है तो वो अनबाउंडेड स्टेट में आपका, ठीक है। सो कूल। अब क्या करेगा सर, अब देखो दोस्तों, वो क्या बोलता है कि अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके ग्राउंड स्टेट में गिरता है तो कहां से आ सकता है। अभी अभी हमने सीखा था कि ग्राउंड स्टेट में अगर आके गिरेगा N1 पे गिरेगा तो उससे हायर स्टेट पे यहां से आएगा, या भाई थर्ड से आएगा, या भाई फोर्थ से आएगा, या भाई फिफ्थ से, मतलब उससे आगे आएगा, ठीक है। तो जब भी वो आएगा, है ना, और यहां पे जो एनर्जी वो रिलीज करेगा, तो जो भी एनर्जी होती है यूवी रीजन में होती है, यूवी रीजन अल्ट्रा वायलेट रीजन है। और जो सीरीज बनती है दोस्तों, ये सीरीज बनेगी, लाइमन सीरीज होगी, ये मैंने अभी भी बताया, लाइमन सीरीज होगी। अगर वो N1 पे आ रहा है तो 2 से आ सकता है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, इन्फिनिटी से, कहीं से भी आ सकता है, तो लाइमन सीरीज बनेगी। अभी अभी मैंने सिखाया, बस हम यहाँ डायग्राम बना रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यू हैव टू रिमेंबर। अब ध्यान से देखना, इसमें जो टेक्निकल टर्म इसके सीरीज के लिए यूज होंगे वो कौन से हैं। अगर वो 1 पे आ रहा है और जस्ट पास वाली से आ रहा है, यानी N2 से आ रहा है ना, N2 से आ रहा है, अगर N2 से, समझना भाई, अगर N2 से आ रहा है तो जब वो यहाँ पे N2 से आते हुए वेवलेंथ रिलीज करेगा, अगर लाइमन सीरीज में, वो लाइमन सीरीज की बात कर रहा है, मतलब N1 आपने 1 लेना है, और अगर पास वाले से आ रहा है तो 2 लेना है। तो जब वो 2 से आएगा ना, तो इसमें जो वेवलेंथ रिलीज करेगा वो वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, और उसी को हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहते हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहते हैं, उसको ध्यान देना, क्या कहते हैं सर, लॉन्गेस्ट, या उसी को हम कहते हैं, यू नो, जब वो आ रहा होगा सेकंड से फर्स्ट में गिरेगा जाके, उसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन वेवलेंथ। समझ गए आप, फर्स्ट लाइन वेवलेंथ। या लाइमन सीरीज की अगर 2 से आ रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सारे टर्म याद रखें आप, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लाइमन सीरीज, है ना, ये सारे नाम आपने याद रखने। इसी तरीके से हर ऑर्बिट के लिए ये नाम यूज होंगे, मतलब इन पे डिपेंड करेगा कि न्यूमेरिकल आप कैसे सॉल्व करके आने वाले हो, इससे आपको पता होना चाहिए। तो अगर वो जस्ट पास वाली से आ रहा है तो वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है, मैक्सिमम वेवलेंथ की बात कर रहा है, या फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है, या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, ठीक है। मतलब ग्राउंड से जस्ट ऊपर है उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ऐसे, या फर्स्ट मेंबर की भी बात कर सकते हैं ऐसे, और फर्स्ट मेंबर किसका, ऑफ लाइमन, ठीक है। तो जब ये वर्ड्स यूज करेगा समझ जाना, फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन, मतलब लाइमन का मतलब N1 1 लेना है, और फर्स्ट मेंबर की बात कर रहा है तो N2 2 लेना है, तो मतलब उसके जस्ट पास वाले से आ रहा है। और यही लैंग्वेज सबके लिए यूज होगी, बस यही सिखाना चाहता हूं मैं आपको कि आप इनको पढ़ना सीखो तो मजा आ जाएगा, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता चल जाएगा जब आप इसकी वेवलेंथ निकालेंगे तो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। ये अभी बताया था, चूंकि लाइमन है तो N1 तो हो गया आपका 1, और चूंकि मैक्सिमम वेवलेंथ की बात कर रहा है, या फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, या फर्स्ट मेंबर की बात कर रहा है, तो समझ जाना है N2 की वैल्यू आपने लेनी है 2, है ना, क्योंकि वो 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 5th से भी आ सकता है ना यार, अदरवाइज समझो आप बात को। तो ये जो टेक्निकल टर्म्स है ये आपने ध्यान देने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेक्निकल टर्म्स पे आपने ध्यान देना है। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे अगर वो आता है तो उसमें जो उसकी एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। सेकंड वाली में ये याद रखना है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। थर्ड स्टेट में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। या आप निकाल सकते हो अपने फॉर्मूले से, जो आप फॉर्मूला यूज करते थे -13.6, हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो N स्क्वायर, N की वैल्यू पुट करते जाओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आती जाएगी। तो देखो फोर्थ वाली में इतनी होती है, फिफ्थ में ये होती है, बस इतना ही याद रखना होता है। और इनका अगर ये डायरेक्ट याद है तो कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा टर्म क्या यूज होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सर यहाँ पे अगर वो मैक्सिमम वेवलेंथ के साथ आएगा तो मिनिमम एनर्जी होगी, तो अगर वो मिनिमम वेवलेंथ आए तो कहां से आएगा, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो अगर उसने क्वेश्चन में बोला है कि सर वो लाइमन सीरीज है, अगर लाइमन सीरीज है तो N1 हो गया, और उसकी मिनिमम वेवलेंथ निकालो, मिनिमम का मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तब वो ये वाले टर्म यूज करता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ।
अगर वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है, मतलब मिनिमम वेवलेंथ की बात कर रहा है, तो और लाइमन सीरीज बनाना चाहता है तो ग्राउंड पे आएगा, n1 तो 1 हो जाएगा, मतलब n1 1 हो जाएगा लाइमन के लिए, और n2 वो इन्फिनिटी से आएगा, हमेशा ध्यान रखना, अनबाउंडेड स्टेट से आएगा अपनी, जहां पे उसकी एनर्जी जीरो है, क्योंकि n2 में उसकी जो एनर्जी होगी इन्फिनिटी पे वो जीरो होगी, वहां से गिरेगा आके। तो जब भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करेगा, समझ जाना n2 आपका इन्फिनिटी होगा हमेशा, किसी भी सीरीज की बात करे। लेकिन अगर लाइमन की बात कर रहा है तो n1 1 लेना है, n2 आपका इन्फिनिटी लेना, बात खत्म। यहाँ पे पुटअप कर देंगे, आपका आंसर बन जाएगा व्हाटएवर जो भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्कशन करना है आपने, ये टर्म्स पे आपने ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर बोल रहा हूं। अब दोस्तों वापस आ जाओ, अब ये हो स्टडी कर लिया हमने, लाइमन स्टडी कर लिया। अब अगर वो 2 पे गिर रहा है, अभी हमने पढ़ा था बार्मर सीरीज बनती है, 2 पे गिरेगा तो 3 से गिर सकता है, 4 से गिर सकता है, 5 से गिर सकता है, 6 से गिर सकता है, या इन्फिनिटी से गिर सकता है जी। तो यहां पे जो सीरीज बनेगी दैट इज, ये आप सबको पता है, बार्मर सीरीज बनेगी बॉस, बिल्कुल बनेगी सर, एकदम बनेगी सर। तो यहां पे जब गिरेगी तो बार्मर सीरीज बनेगी, और सेकंड पे गिरेगा तो बार्मर के लिए n1 लेना है 2 और n2 लेना है या तो 3 या तो 4 या तो 5, अभी भी देखा था हमने। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछे इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ निकालो, तो जब इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ निकालोगे तो n2 पे गिर रहा है बार्मर के केस में, तो इसके पास वाला कौन सा है, 3। तो 3, जब n2 की वैल्यू 3 लेंगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी, या मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब होता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी, या फर्स्ट लाइन वेवलेंथ ऑफ बार्मर सीरीज भी बोल सकते हो आप इसको, सारे वर्ड्स वैसे यूज होंगे, या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करेगा। अच्छा एक बात बताओ, लाइमन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहां पे है, 2 पे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहां पे है, 3 पे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट कहां पे है, 4 पे। ये आपको अब समझ में आना चाहिए सारी चीजें। फर्स्ट मेंबर कौन सा है इस सीरीज का, 2, सेकंड मेंबर कौन सा है, 3। अरे यार, आपके घर के पास का सबसे पहला घर आपका पहला पड़ोसी, फिर दूसरा घर, दूसरा पड़ोसी, फिर तीसरा घर, तीसरा पड़ोसी, समझ गए आप, फर्स्ट मेंबर है ना, इस तरीके से समझे। तो अगर वो बोल रहा है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ बार्मर सीरीज, तो उससे जस्ट ऊपर वाला, सेकंड मेंबर ऑफ बार्मर सीरीज उससे जस्ट उसके नेक्स्ट ऊपर वाला, ये वाला, या बोले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ बार्मर सीरीज तो n3, समझ गया, सेकंड स्टेट ऑफ द बार्मर सीरीज n4, ऐसे ही सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा। अगर इन्फिनिटी से आएगा, इन्फिनिटी से, तो ये मिनिमम वेवलेंथ देगा, बस ये ध्यान रखना है। तो n2 की वैल्यू आपने इन्फिनिटी लेनी है, जैसे मैंने यहां पे किया है। अगर मिनिमम वेवलेंथ की बात करेगा तो n2 इन्फिनिटी लेना है बार्मर सीरीज के लिए, और मैक्सिमम की बात करेगा तो ये लेना है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ बार्मर की बात करेगा तो n3, ये रहा आपका, ठीक है, n की वैल्यू 3 लेंगे फर्स्ट की बात। अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है तो 4 है। फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर की सीरीज कर रहा है, एक ही बात है ना, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो n3 की बात कर रहा है। सेकंड लाइन मतलब 4 की बात कर रहा है, थर्ड लाइन मतलब उसके ऊपर वाली लेनी है, बात खत्म। समझ गए लॉजिक? इस तरीके से सारा सिलसिला चलता रहेगा, है ना। टेक्निकली आप ये लिखो और इसी को अप्लाई करते जाओ आगे तक। फिर अगर वो 3 पे आके गिरता है तो 4 से गिरेगा, 5 से गिरेगा, या 6 से गिरेगा, या इन्फिनिटी से गिरेगा। तो यहां पे कौन सी सीरीज बनेगी? ऑब्वियसली पास्शियन सीरीज बनेगी। और पास्शियन में गिर रहा है तो n1 3 हो गया, तो 4 से आएगा तो ये इसकी फर्स्ट एक्साइटेड है, ये फर्स्ट मेंबर है, ये इसका फर्स्ट लाइन है, आप समझ गए होंगे। और जो कि 4 से आ रहा है, इसके लिए जब 4 से आएगा, है ना, यानी अगर पास्शियन के लिए n1 आपका 3 है तो n2 दोस्तों आपका 4 होगा या 5 होगा, एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो 4 पे वो मैक्सिमम वेवलेंथ देगा और इन्फिनिटी पे वो मिनिमम वेवलेंथ देगा। मैक्सिमम मतलब लॉन्गेस्ट एंड दिस इज शॉर्टेस्ट। और ये इसका फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट लाइन है, ये आप समझते जाएंगे, अब मैं मान के चल रहा हूं। उसके बाद अगर वो 4 में गिर रहा है दोस्तों, तो देख लो ध्यान से आप, उससे ऊपर से ही आएगा, तो ये बनेगी ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट सीरीज बनेगी। तो सिंपली इसको भी आप वैसे ही डिनोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड सो ऑन, लास्ट में पी फंड बनेगी अगर 5वें में गिरेगा आके, ठीक है, ये आप समझ जाएंगे। तो टेक्निकल टर्म्स मैंने आपको बताने थे, फॉर्मूला मैंने आपको बताना था, बाकी तो आप स्मार्ट हो, बेहतरीन तरीके से ये एनर्जी के वैल्यूज आपने याद रखनी, फॉर्मूला याद रखना है, सीरीज के नाम याद रखने हैं, और कहां से आ रहा है और किस स्टेट में जाके गिर रहा है, तो कौन सी लाइन बनाएगा, कौन से मेंबर है उसका, इन टेक्निकल टर्म्स पे फोकस करना है। इसको लिखना बढ़िया तरीके से, तब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा, यस सर अब कर सकते हैं हम इस तरीके से प्रॉब्लम, यस मैन। अच्छा हाँ, एक और बात, जो लाइमन सीरीज है वो यूवी रीजन में होती है ना, ये विजिबल, ये इसके बाद पास्शियन, ब्रैकेट, पी फंड, ये सब होती है इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड रीजन में होती हैं। चलो ये तो मैं मान के चल रहा हूं, आपको पता भी होगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये था इसका कंसेप्ट, और इसका यूज करेंगे न्यूमेरिकल करके, तब और ज्यादा मजा आएगा ना, आपको समझ में आएगी, बट ये जरूरी है
है ना। मैं सबसे ज्यादा फोकस किस पे कर रहा हूँ, नाम पे, फॉर्मूले से क्या लेना देना, नाम पे फोकस कर रहा हूँ। फॉर्मूले से तो तभी काम आएगा जब आपको टेक्निकली नाम पता होंगे। आपको ये नहीं पता चलेगा कि यहां से यहां पे आया और वो उसके ऑर्बिटल नंबर बताएगा ही नहीं, वो बोल देगा भाई थर्ड एक्साइटेड स्टेट है जी बार्मर सीरीज की, थर्ड एक्साइटेड, और आपको बताएंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट का जो नंबर है वो क्या है, तो आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इवन आपको फॉर्मूला भी याद होगा, है कि नहीं, तो इंपॉर्टेंट है। ओके कूल, ओके गाइस, सो जल्दी से हियर वी गो एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से अप्लाई करके दिखा दो, कुछ क्वेश्चंस अप्लाई करूंगा, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, आपको एटलीस्ट एप्लीकेशन करना आ जाएगा। यार क्या बात कर रहे हो यार, यस वो बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप जल्दी से देखेंगे। उसने बोला फर्स्ट लाइन इन द लाइमन सीरीज, पहली बात लिख लो। पहली बात वो लाइमन की बात कर रहा है और लाइमन के साथ साथ वो फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है, तो समझो लाइमन का मतलब n1 की वैल्यू 1 हो गई और फर्स्ट लाइन का मतलब उसके जस्ट पास से आ रहा है, तो n2 की वैल्यू 2 हो गई। ये अगर आपको लिखना आ गया तो आपका क्वेश्चन 100% सॉल्व होने वाला है, ठीक है। आगे क्या बात कर रहा है, द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन इन बार्मर सीरीज, अब वो बार्मर सीरीज की बात कर रहा है, ठीक है सर, और उसमें भी वो फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है। तो बार्मर का मतलब वो n1 2 पे आएगा और फर्स्ट लाइन का मतलब उसके पास से आएगा, तो 2 के बाद सबसे पास कौन है, 3 है, खत्म है कहानी अब, है जी, हो गई बस बात, ठीक है। और इसमें जब वो ऐसे लाइमन में 1 से 1 पे आ रहा है, 2 से आ रहा है, तो उसमें वेवलेंथ दे रखी लैम्डा, तो फॉर्मूला क्या है, पहले इसके लिए अप्लाई करो लाइमन के लिए, 1/λ फॉर लाइमन, RZ² 1/n1 कितना 1, n2 कितना 2। सॉल्व करें सर, इसको सॉल्व करते हैं सर। RZ², यहाँ पे आएगा 2 to 4, तो 1 - 1/4, इसका एलसीएम लेंगे आप, तो RZ² ये बनेगा 4, यहाँ पे -1, तो ये बनेगा -1/4, और ये आपको दिख भी रहा है RZ² दैट इज 3/4, है जी। और ये वैल्यू किसकी है, 1/λ की है। इसका रिवर्स कर दो तो λl मिल जाएगा, उल्टा करेंगे ना क्योंकि 1/l है, तो ये बनेगा 4/3 RZ²। ये बन गई लाइमन की वेवलेंथ, लाइमन वाली, लाइमन सीरीज की, और ये दे रखी लैम्डा, आपको बाद में देख लेंगे। अब आप बार्मर के लिए अप्लाई कर दो 1/λb, तो ये आ जाएगा RZ²। तो हमें पता है बार्मर है तो n1 तो 2 लेंगे, और चूंकि फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है तो ये 3 लेंगे, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो 1/λb आपके पास आ गया RZ², ये हो जाएगा 4 माइनस ये हो जाएगा 9, और चांदी मेरे आप इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 9 - 4 दैट इज 5 RZ², नीचे इनको मल्टीप्लाई कर दो दैट इज 36, इसका उल्टा कर दो तो λb आ गया आपके पास 36/5 RZ²। अब ध्यान से देखो ये क्या है सर, RZ का स्क्वायर, ठीक है जी। हमें लैम्डा दे रखा है, इसमें लाइमन के केस में लैम्डा दे रखा है, तो हम यहां से RZ की वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 4/3 RZ का स्क्वायर, तो RZ का स्क्वायर ऊपर ले जाओ, लैम्डा नीचे, तो 4/3 लैम्डा आ गया देखो, और RZ की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो आ जाएगी 36/5 इंटू 4/3 लैम्डा, ठीक है बॉस, और ये लैम्डा है, ये लैम्डा है, ठीक है, तो 3 लैम्डा ऊपर जाएगा, तो 36 इंटू 3 लैम्डा ओवर 5 इंटू 4, ये कैंसिल 9, ठीक है, तो ये बनेगा 27 λ/5 एंड दिस इज योर आंसर। इतनी वेवलेंथ होगी बार्मर सीरीज में, दिस इज द वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ द लाइमन सीरीज वेवलेंथ इन दिस केस। बाकी तो कैलकुलेशन है, ये लिखना आ गया ना, फॉर्मूला अप्लाई करो, फिर तो कर ही डालोगे यार, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप, है ना। इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। 1-2 क्वेश्चन और करूंगा, टेंशन मतलब अप्लाई करना आपको सिखाऊंगा फॉर्मूले का इस पर्टिकुलर लेक्चर में, उसके बाद मैक्सिमम पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने ही वाले हैं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, है कि नहीं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि मेरे को आपको समझाना था यार, दैट्स व्हाई मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आते रहेंगे और आते रहे हैं। या क्या बात कर दी सर आपने, या तो देखो उसने बोला, देखो थोड़ा सा मैंने रफ सा लिखा है, आप समझ जाएंगे। फाइंड रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, चलो भाई लॉन्गेस्ट तो है बट किसकी सीरीज बताओ, बार्मर सीरीज, ओहो, टू दी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, देखो पहले उसने क्या बोला है, पहली सीरीज कौन सी है, बार्मर, लिख लो आराम से, लिख लो प्यार से, बार्मर सीरीज है, और वो भी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर, तो बार्मर है तो n1 तो हो गया 2, और लॉन्गेस्ट की बात कर रहा है तो कहां से आएगा, बिल्कुल पास से आएगा, तो 3, खत्म, लिख दो पहले 1/λ ऑफ b इज इक्वल टू RZ² ओवर 1/n1 कितना 2 का स्क्वायर माइनस ये कितना
3 का स्क्वायर, टेंशन नहीं लेने का, 1 बाई लैम्डा बी लिख दो, तो आर जेड का स्क्वायर अभी अभी किया था वैसे 1/9, अगर आपको याद हो वैसे, तो 1 बाई लैम्डा बी इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, यहाँ पे 9 माइनस 4 दैट इज 5/36, तो उल्टा करो उसको, लैम्डा बी रिवर्स कर दो तो 36 ऊपर जाएगा, 5 ये नीचे आएगा, तो ये आ जाएगा 5 ऑफ आर जेड का स्क्वायर, ये आ गया देखो। और रेशियो पूछा हमारे से कि बार्मर के केस में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन, तो लाइमन है देखो, अगर वो लाइमन है तो n1 तो 1 है, जहां पे आएगा, जहां से आएगा वो शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बनाने के लिए इन्फिनिटी से आना पड़ेगा चांदी, तो इसके केस में n2 हो गया इन्फिनिटी, तो 1 बाई लैम्डा l लिख लो जिससे याद रहे, और n1 यहाँ पे होता है ना n1 1 है और n2 आपका इन्फिनिटी है, और ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगी, सो 1 बाई लैम्डा एल आपका आ जाएगा आर जेड स्क्वायर, क्योंकि 1 बाई 1 ये तो 1 ही बचेगा, इधर 0 बचेगा, तो इसका रिवर्स कर दो तो लैम्डा एल आ जाएगा 1 बाई आर जेड का स्क्वायर। इनका रेशियो चाहिए लैम्डा बी ओवर लैम्डा एल, इसको इससे डिवाइड करो, तो आप लिखोगे लैम्डा बी ओवर लैम्डा एल, लैम्डा बी कितना है सर 36 बाई 5 आर जेड स्क्वायर, डिवाइड में कितना है सर दिस वन 1 बाई आर जेड स्क्वायर, तो ये कैंसिल, तो हियर वी गो, लैम्डा बी ओवर लैम्डा एल इज इक्वल टू 36 बाई 5, दिस इज योर रिक्वायर्ड रेशियो, दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। मैंने आपको अप्लाई करना सिखाना है, बात खत्म, बाकी और भी क्वेश्चन करूंगा, थोड़ा सा हिंट आपको मिल गया होगा, वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो इसीलिए मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं आज की ये कहानी मेरे जुबानी। होप्स आपने एंजॉय किया होगा इन लेक्चर, इसके सारे कंसेप्ट और भी औसम तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में इनका यूज करेंगे लॉट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बाकी आप अप्लाई करें इन कॉन्सेप्ट को दोस्तों, बड़े से प्रैक्टिस करें, उम्मीद करता हूं आप ऐसा करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, आप एग्जीक्यूट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑसम कंटेंट के साथ, ओके एंड ऑल द बेस्ट।